आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के सभी कार्यों का शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री ही करता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से लिखा है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसे सलाह के अनुसार काम करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से शासन करता है प्रधानमंत्री। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ में पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति पहला महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री का पद हो गया, राज्यपाल हो गया। विभिन्न जो भारत में 29 राज्य हैं तो इनमें राज्यपाल की नियुक्ति करने का काम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का काम, महान्यायवादी, CAG, ये सब की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं, राज्यपाल भी जानते हैं। और यहाँ हम महान्यायवादी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महान्यायवादी क्या है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है। इनकी सलाह से सरकार कानून बनाती है या कानूनी सलाह देता है, इसको हम कहते हैं महान्यायवादी। CAG क्या है? तो CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नज़र रखता है और कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है। यह देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखने का काम करता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। और वित्तीय आदान प्रदान की उचित व्यवस्था और अनुचित व्यवस्था, इसको भी तय करने का काम होता है CAG का। तो CAG देश के अर्थ के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनकी नियुक्ति करने का काम होता है राष्ट्रपति का। फिर दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री जिस भी और व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहे तो उस व्यक्ति को भी मंत्री बनाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ में पहला है तीनों सेनाओं का मुखिया होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में जो 3 सेना है, थल, जल और नभ, तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति होता है। आप देखते होंगे कि जब 26 जनवरी में राजपथ पर परेड होता है तो जितने भी हमारे सेना के मुखिया होते हैं, सेना के अध्यक्ष होते हैं, ये राष्ट्रपति को सलाम ठोकते हैं क्योंकि इनका मुखिया होता है राष्ट्रपति। फिर दूसरा है युद्ध और शांति की घोषणा। राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध करना हो और शांति की घोषणा करनी हो तो राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री लेता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से ये होता है। तीसरा है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को उसके अपराध के लिए क्षमा कर सकता है। यदि कोई अपराधी कोर्ट में केस हार गया है तो अपना अंतिम जीत के लिए वो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका दायर कर सकता है, भेज सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो संबंधित अपराधी का क्षमा या तो कम कर सकता है या उसको माफ़ भी कर सकता है। किसी को मृत्यु दंड मिली है तो उम्र कैद में बदल सकता है, उम्र कैद में मिली है तो 2 साल 4 साल कर सकता है, या 2-4 साल हुई है उसको रिहा भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय, इससे राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी कानूनी मामले पर सलाह मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को कानूनी मामले पर सलाह भी दे सकते हैं। तीसरा है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पहला है दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है। जब भी दोनों सदन की प्रथम बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो इसकी बैठक बुलाने की व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और बैठक की समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दोनों सदनों का जब संयुक्त बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर दूसरा है सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के
परामर्श से। यदि कोई व्यक्ति सांसद बन गया है, उसमें योग्यता है कि नहीं है, कोई यदि यहाँ पर ऑब्जेक्शन करता है, तो इसका निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति और उसको कानून को स्वीकृति देने की शक्ति। अध्यादेश क्या है? तो इसमें जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश को कोई विशेष कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि कानून बनता है संसद में, और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश को विशेष कानून की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, कानून का मसौदा तैयार करके सीधा राष्ट्रपति के पास ले आते हैं और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो बिना लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित हुए केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये अध्यादेश पूरे देश में लागू हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अध्यादेश, जो पूरा कानून के समान ही होता है। ये अध्यादेश को संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है। 6 महीना है, संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 6 महीना के अंदर ये इस अधिनियम को कानून बनाना पड़ता है। यदि चाहे तो ये अधिनियम को कानून बनाया जा सकता है, और यदि नहीं चाहे तो ये अधिनियम को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। इस अध्यादेश का उदाहरण हम अभी हाल ही में देख सकते हैं। हमारे देश में जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस से सभी कोई जूझ रहे हैं, और इसमें खासकर जो स्वास्थ्यकर्ता है, पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्यकर्ता है, ये अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ स्वास्थ्यकर्ता के स्टाफ पर, डॉक्टर के स्टाफ पर हम देखते हैं समाचार वगैरह में कि कहीं कहीं पर हमला भी हो रहा है। अब इसके लिए कुछ नियम कानून नहीं बना था कि हमला करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, और अभी संसद का बैठक भी नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा यह अध्यादेश जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी पर, पुलिस वालों पर हमला करेगा तो उसके खिलाफ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। ये सज़ा में 5 साल सज़ा या 2 लाख का जुर्माना ये हो सकता है। और ये अध्यादेश अभी पास हुआ है 22/4/20 को, जो कि विशेष तौर पर कोरोना संकट के मामले पर लिया गया है। अब ये अध्यादेश अभी मान्य है, और ये अध्यादेश को चाहे तो सरकार 6 महीना के अंदर इसको कानून भी बना सकती है, और चाहे तो इस अध्यादेश को समाप्त भी कर सकती है। तो अध्यादेश का भी अपना बहुत ही अधिक बड़ा महत्व होता है। देश में कोई कानून बनता है तो उसको स्वीकृति देना या ना देना भी राष्ट्रपति की शक्ति में आता है। इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में पहला है वित्त विधेयक या अनुदान की पूर्व स्वीकृति। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में वित्त विधेयक लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत होता है। वित्त विधेयक जो अर्थ से संबंधित विधेयक है, इसमें खासकर बजट। तो बजट जब लोकसभा में पेश होता है तो उससे पहले बजट पेश करने के लिए स्वीकृति ली जाती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के बाद ही देश का बजट पेश होता है। दूसरा है भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। भारत की आकस्मिक निधि, देश में कोई संकट आ जाएगी तो इसके लिए भारत में अलग से आकस्मिक निधि होती है, तो इस निधि पर नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का। और तीसरा है वित्त आयोग की नियुक्ति। देश के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन वित्त आयोग के माध्यम से देश के विकास कार्यों को गति मिलती है। अगला शक्ति है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की बहुत बड़ी शक्ति है, जिसमें आपातकाल हमारे देश में कब कब लगता है। तो पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। यानी हमारे देश में किसी अन्य देश के साथ युद्ध होता है या कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में देश में आपातकाल की स्थिति लग सकती है। या तो फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, यानी अस्त्र शस्त्र से लैस होकर देश के अंदर कोई विद्रोह करता है, बहुत बड़ी जनसमुदाय विद्रोह करता है, जगह जगह विद्रोह होता है, तो ऐसी स्थिति में भी देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। फिर दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन, हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं
इन राज्यों की शासन व्यवस्था अलग होती है, जिसमें मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा होते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं राज्यपाल। यदि किसी राज्य में मान लीजिए बहुमत नहीं है, किसी भी दल को बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। या तो फिर और किसी भी अन्य कारण से, जैसे मान लीजिए उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संविधान के हिसाब से शासन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अंतिम है तीसरा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के चलते हमारे देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि कोरोना के कारण फैक्ट्री बंद, हवाई जहाज़ बंद, रेलगाड़ी बंद, जितने दुकान बंद, ऑफिस बंद, इन्हें हर प्रकार से बंद। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक नुकसान देश को बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इन आर्थिक नुकसान की भरपाई जब तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। यदि मान लीजिए स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, वित्तीय संकट आ जाता है, तो देश में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। इस वित्तीय आपातकाल में सरकार जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकती है। जैसे कर्मचारियों को दी गई सुविधाएं वापस ले सकती है, वेतन में कटौती कर सकती है, भत्ते में कटौती कर सकती है। ये सब विशेष अधिकार रहते हैं देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। तो ये अधिकार केवल और केवल वित्तीय आपातकाल में होता है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की प्रमुख 6 शक्तियाँ हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रपति हमारे देश में एक प्रथम नागरिक के तौर पर, संवैधानिक मुखिया के तौर पर हमारे देश में शासन करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के अधिकार। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।